डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ अनुराग सिंह। देश की राजनीति का एक पुराना सूत्र फिर से दोहराया जा रहा है। कहा जाता है दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। क्योंकि 80 लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश सिर्फ राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का पावर सेंटर है। यही वजह है कि बीजेपी यहां संगठन को और धारदार बनाने में जुटी हुई। बूथ मैनेजमेंट, जातीय समीकरण, योजनाओं के लाभार्थी वर्ग और हिंदुत्व जैसे चारों स्तंभों को साथ लेकर बीजेपी काम कर रही है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी ने इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी। इसके लिए यूपी बीजेपी ने पार्टी के कद्दावर नेता को चुनाव की कमान लगभग सौंप दी, जबकि विपक्ष अब भी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहा है। बिहार के चुनाव में इस नारे का क्या हश्र हुआ, इससे हर कोई वाकिफ है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश और देश को लेकर विपक्ष की तस्वीर उतनी साफ नहीं दिख रही। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी अभी पीडीएफ फॉर्मूले के सहारे सियासी मैदान में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर संगठन को लेकर सवाल कई सारे हैं। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की राजनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज करेंगे इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी ने फूंका बिगुल, विपक्ष की होगी बत्ती गुल। उत्तर प्रदेश से हुंकार, 2027 के साथ 2029 का रोड मैप तैयार। पंकज चौधरी को कमान, उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक कमल खिलाने का प्लान। यूपी चुनाव में 1 साल शेष, क्या कर रहे हैं राहुल अखिलेश? राहुल का वही पुराना राग, वोट चोर गद्दी छोड़ से मिलेगी सत्ता की कमान। लखनऊ से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज है। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी सिर्फ 1 साल का वक्त बाकी है और बीजेपी ने साफ कर दिया कि 2027 की जंग को वो हल्के में लेने वाले नहीं हैं। संगठन से लेकर सत्ता तक हर मोर्चे पर नए सिरे से तैयारी शुरू हो चुकी है। जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान पंकज चौधरी को सौंपी जा सकती है। मतलब साफ है, 2027 चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंकज चौधरी के जरिए बीजेपी न सिर्फ जातीय समीकरण साधने में जुटी है, बल्कि 2027 चुनाव की बिसात बिछाती दिख रही है। बीजेपी ने यूपी अध्यक्ष पद को लेकर जो रणनीति अपनाई वो किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है, क्योंकि यूपी बीजेपी के कद्दावर नेता पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं, जिसका मतलब ये कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से बीजेपी का ओबीसी वोट बैंक मजबूत होगा। योगी आदित्यनाथ की तरह पंकज चौधरी भी पूर्वांचल से हैं। गोरखपुर में उनका जन्म हुआ। महाराजगंज लोकसभा सीट से वो 7 बार के सांसद हैं। पंकज चौधरी को संगठन और सरकार दोनों में अच्छा अनुभवी नेता माना जाता है। साल 2021 से वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं और वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पंकज चौधरी के बारे में कहा जाता है कि वो मोदी शाह के करीबी हैं, तो योगी आदित्यनाथ के साथ भी उनकी अच्छी खासी नजदीकियां हैं। मतलब शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ भी तालमेल बिठाने में वो मास्टर हैं। बहुत बड़ा दिन है, चूंकि पंकज चौधरी जी के चुनाव प्रक्रिया आज पूर्ण हो रही है, विधिवत उनकी घोषणा होनी है, तो पंकज जी को मैं बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। आने वाले समय में पंकज चौधरी जी का प्रदेश अध्यक्ष बनना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही लाभ का काम होगा, चूंकि प्रदेश कार्यकर्ताओं में उत्साह है, खुशी है, तो आगामी चुनाव में और भी जीत आसान होगी। पूर्वांचल, कुर्मी और ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने जो दाव खेला उसने अखिलेश यादव को हैरान कर दिया, क्योंकि बीजेपी की इस रणनीति को समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का सीएम भी होगा, उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष भी होगा, हो सकता है कोई और महत्वपूर्ण कमान हो तो भी गोरखपुर को ही दे दी जाए। बीजेपी क्षेत्रीय संतुलन बनाने में नाकाम रही है। वो 27 के चुनाव में जो उसकी मंशा है वो पूरी नहीं होगी। दूसरी तरफ विपक्ष के सबसे बड़े नेता और उनकी पार्टी वही डफली पुरानी राग वाली कहावत को चरितार्थ करते दिख रहे हैं। बिहार में जिस वोट चोरी के मुद्दे को हवा देने की कोशिश की जा रही थी, हर रैली में वोट चोर गद्दी छोड़ के जो नारे लगाए जा रहे थे, वहां की जनता ने विपक्ष के इन मुद्दों को पूरी तरह से नकार दिया। बावजूद इसके वोट चोर गद्दी छोड़ मुद्दे पर राहुल और उनकी पार्टी अडिग है और दिल्ली में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एक रैली कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हिफाजत के लिए है
और मैं दावे से कह सकता हूं कि ये राजनीति के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर अगर लोकतंत्र कोई बचा सकता है तो वही बचाएगा जिसने भारत का संविधान बनाया है, कांग्रेस पार्टी, और हम लोकतंत्र बचाएंगे। एसआईआर बहाना है, परिवार को बचाना है, क्योंकि चुनाव जिसने हराया है उससे हटाकर इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। ये एसआईआर के बारे में, दिस इज नॉट अबाउट एसआईआर, ये है सेव योर परिवार रैली, ये है संविधान पर वार करने वाली रैली। क्योंकि जब यही एसआईआर 2014 से पहले होता था तो उसको सही एसआईआर माना जाता था। यही एसआईआर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में डिमांड करे वो सही एसआईआर है, और ये एसआईआर जब बंगाल में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, तो ये सवाल खड़े करते हैं। राहुल गांधी का फोकस वोट चोरी के आरोपों पर है। बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ओर से वही स्क्रिप्ट दोहराई जाएगी? क्या राहुल गांधी के इस मुद्दे को अखिलेश यादव का समर्थन मिल पाएगा? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर उत्तर प्रदेश बीजेपी की नई रणनीति की काट ढूंढ पाएंगे, या अलग अलग मुद्दों को लेकर आपस में ही भिड़ लेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी की रैली में आपत्तिजनक नारे लगने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी विरोध में सीमाओं को लांघ दिया। आपको सुनाएंगे क्या कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये वो कार्यकर्ता हैं जो आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, और ये दिल्ली के रामलीला मैदान में जब इकट्ठा हो रहे हैं तो वहां पर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला जा रहा है, जरा एक बार फुल एम्बियंस के साथ ये तस्वीरें देखिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित माफ कीजिएगा प्रदीप भंडारी ने इन तस्वीरों को शेयर किया है, और इस पर अब बीजेपी का रिएक्शन आ रहा है। मोदी विरोधी नारे लगाए जाने पर संबित पात्रा ने बयान दिया। मोदी को जब भी गाली दी गई, जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं संबित पात्रा। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था इस विषय को बिहार के चुनाव के समय। आप सुनिए किस प्रकार से सदन में खड़े होकर अमित जी ने जब घुसपैठियों के विषय में कहा, तब तुरंत वॉकआउट करती है कांग्रेस पार्टी। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि आखिरकार ये जो अपीजमेंट की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, कब तक ये करेगी। और मैं आज भी पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल जी अभी भी शायद 10 दिन शेष हैं। आपको अगर लगता है कि बिहार के चुनाव में किसी सीट पर गड़बड़ी हुई है, तो अभी भी 45 दिन में 10 दिन शेष होंगे जब आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई कंप्लेंट नहीं, एक भी कोर्ट में केस नहीं, इलेक्शन कमीशन में एक भी किसी बूथ के ऊपर कंप्लेंट नहीं, मगर आप रैली कर रहे हैं। यही दिखाता है कि हाथ में वास्तविकता नहीं है, मगर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की चेष्टा आप लोग कर रहे हैं। लाख कोशिश कांग्रेस पार्टी भटकाने की कर ले और हमारी संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित और बदनाम करने के लिए कर ले। अब आपको एक साथ दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। एक तस्वीर आज की रैली की हम आपको दिखाएंगे, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, आपत्तिजनक नारेबाजी की गई। और एक और तस्वीर आपके सामने जो 23 फरवरी 2023 की है। ये कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पार्टी के तमाम नेताओं के साथ जा रहे थे, तो उस दौरान एयरपोर्ट पर पीएम के खिलाफ कैसे आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे। और उस वक्त भी जब ये तस्वीरें सामने आई थी तो बहुत हो हल्ला हुआ था, कहा गया था कार्रवाई कब की जाएगी। इस तरह के बयानों को हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अंदर खाने नकारा जरूर था, बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। और उस वक्त जब कार्रवाई नहीं हुई तो आज आप देखिए कि फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता जब इकट्ठा हुए तो प्रधानमंत्री के लिए कैसे अपनी कुंठा को जाहिर कर रहे हैं। जरा ये दोनों तस्वीरें एक साथ देखिए।